हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एक्सेल स्टडी में। और आज हम करेंगे एडिटोरिया का करंट अफेयर्स जो है 1 से 15 जुलाई 2024 बीपीएससी 78th प्रीलिम्स के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला है आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स मार्च 2023 में 60.1 से बढ़ के मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक, यह सूचकांक पूरे भारत में वित्तीय समावेशन का स्थिति को मापता है। यह इंडेक्स वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलू पर सूचना को 0 से 100 के एकल मान में प्रदर्शित करता है, जहां 0 पूर्ण बहिष्करण तथा 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई इंडेक्स में मुख्यतः 3 पैरामीटर हैं। पहला है पहुंच 35%, दूसरा है उपयोग 45% और तीसरा है गुणवत्ता 20%। यह सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के निर्मित किया गया है, जिससे यह वित्तीय समावेशन की दिशा में चल रहे प्रयासों का एक व्यापक मान है। अब दूसरा है जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्ति में वृद्धि। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका में वृद्धि की गई है। अब जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान भी शक्तियाँ प्राप्त होगी। प्रमुख संशोधन: प्रशासनिक सचिव और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्ण सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव का उपराज्यपाल की सहमति के बिना स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जेल अभियोजन निर्देशालय एवं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित सभी मामले भी उपराज्यपाल को सौंपे जाने हैं। नए संशोधन नियमों के अनुसार उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर सरकार में वर्तमान में कार्यरत किसी अधिकारी की पोस्टिंग में बदलाव कर सकता है। हालांकि दिल्ली में यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों का स्थानांतरण उपराज्यपाल के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा या नहीं। यह मुद्दा न्यायालय में लंबित है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया। हाल में ही नीति आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। एसडीजी इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषता: पहला है समग्र स्कोर में सुधार। भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 और 23-24 में 71 हो गया है। क्षेत्रवार सुधार: पहला है गरीबी उन्मूलन लक्ष्य 1, 8 समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास, 13 जलवायु के अनुकूल कार्रवाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। ये अब फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 99 के बीच के स्कोर में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिणाम: राज्यों के लिए स्कोर 57 से 79 के बीच है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर 65 से 77 के बीच है। राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल 79 स्कोर के साथ शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य हैं। वहीं बिहार 57 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर है। समग्र वृद्धि: एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में सभी राज्यों में समग्र वृद्धि को दर्शाया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य: उत्तराखंड 79 पॉइंट, केरल 79 पॉइंट के साथ पहला, तमिलनाडु 78 पॉइंट के साथ दूसरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश 77 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे है। खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य: बिहार 57 पॉइंट के साथ सबसे लोएस्ट, उसके बाद झारखंड सेकेंड लोएस्ट 62 पॉइंट के साथ, नागालैंड और मेघालय 63 पॉइंट के साथ थर्ड सबसे लोएस्ट राज्य हैं। शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश: चंडीगढ़ 77 पॉइंट के साथ। और नोट: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक भारत की प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आगे की यात्रा में चर्चाओं, विचार विमर्श और निर्णयों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024: हाल में ही संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया है। वैश्विक संदर्भ: 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य से 10.3 बिलियन जनसंख्या के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ: अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी।
2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। प्रोजेक्ट परी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। उद्देश्य प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता को जोड़ना है। मुख्य बिंदु, सार्वजनिक स्थानों पर कला का प्रतिनिधित्व देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस परियोजना के तहत तैयार की जा रही विभिन्न दीवार पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियों और प्रतिष्ठानों को बनाने के लिए देश भर के 150 से अधिक कलाकार एक साथ आए हैं। परियोजना परी के लिए बनाई जा रही प्रस्तावित मूर्तियों में व्यापक विचार शामिल हैं, जैसे प्रकृति का चित्रण, नाट्यशास्त्र से प्रेरित विचार, गांधी जी, भारत के आतिथ्य, प्राचीन ज्ञान, नाद या आदिम ध्वनि, जीवन का सामंजस्य, कल्पतरु, दिव्य वृक्ष आदि। महिला कलाकार परियोजना परी का अभिन्न अंग रही हैं और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी भारत की नारी शक्ति का प्रमाण है। संविधान हत्या दिवस। हाल में ही केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वालों को सम्मानित करना तथा संविधान की अवहेलना के परिणामों का उजागर करना है। ऐतिहासिक संदर्भ, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, जो 21 मार्च 1977 तक चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बड़े पैमाने पर निलंबन किया गया था, विपक्षी नेताओं और आलोचकों को हिरासत में लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। संवैधानिक प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, 354, 358 और 59। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 355, 56 और 357। और वित्तीय आपातकाल है 360, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, अनुच्छेद 353। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 354। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग, 355। बाह्य आक्रमणों और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, संघ का कर्तव्य। और 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान, अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग, अनुच्छेद 358। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन, अनुच्छेद 359। आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। नोट, भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। अब नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। उद्देश्य, संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिला और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 12 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। अब मुख्य बिंदु, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित विषयों पर केंद्रित 3 महीनों का व्यापक अभियान सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। अभियान के हिस्से के रूप में जिला और ब्लॉक अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में पहचाने गए 12 विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी, पोस्टर बनाने और कविता प्रतियोगिताओं सहित जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे। अब नेक्स्ट है लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली यह पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। मुख्य बिंदु, केंद्र शासित प्रदेश ने 97% साक्षरता को प्राप्त कर लिया है, जो केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक बड़ी सफलता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम NILP यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है जो उचित स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि वे देश की विकास कहानी में अधिक योगदान दे सकें। इसके 5 प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल। तीसरा, बुनियादी शिक्षा। चौथा है व्यावसायिक कौशल और 5वां है सतत विकास। देश भर में इस कार्यक्रम से 77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा उल्लास मोबाइल ऐप से 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक जुड़े हैं। नेक्स्ट है शहर कार्यक्रम। हाल में ही महिला उद्यमिता मंच
मंच, WEP और ट्रांस यूनियन सिविल ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक शिक्षा कार्यक्रम शहर का शुभारंभ किया है। मुख्य बिंदु, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना है। यह वित्त ऋण तक पहुंचने और उसे प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने और आर्थिक विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। MSME के उद्यम पंजीकरण पोर्टल URP के अनुसार भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिनमें से 20.5% महिला स्वामित्व वाले हैं, जो 27 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। महिला उद्यमिता कार्यक्रम WEP यह नीति आयोग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है, जिसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि। हाल में ही दूरसंचार विभाग DOT ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है। मुख्य बिंदु, डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि UFOF का स्थान लेगी। डिजिटल भारत निधि DBN की स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2023 के माध्यम से की गई थी। दूरसंचार कंपनियों द्वारा DBN में दिया गया अंशदान भारत के समेकित निधि में जमा किया जाएगा तथा उसके बाद DBN को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस निधि से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, पायलट परियोजनाएं और नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने में सहायता मिलेगी। बोली या आवेदन के माध्यम से DBN कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगा। यह प्रशासक यह तय करेगा कि मामला दर मामला के आधार पर किस तरह से वित्त पोषण प्रदान किया जाए, जिसमें पूर्ण, आंशिक या सह वित्त पोषण के साथ योजना के आधार पर और जोखिम पूंजी प्रदान करना है। मखाना के लिए MSP। हाल में ही बिहार सरकार ने केंद्र से जलीय उत्पाद मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित करने का आग्रह किया है। बिहार सरकार ने दरभंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ICAR NRC में मखाना के लिए कर्मचारियों की कमी की भी शिकायत की है। मखाना, वर्ष 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया। बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है। मखाना को फॉक्सनट, यूरी एल फेरोक्स, लोटस सीड, फूल मखाना के नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, वर्तमान में केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है। MSP का निर्णय सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा मई 2023 में मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परिणाम है। उद्देश्य भविष्य के नवाचारों और आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती मान्यता को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2025 क्वांटम मैकेनिक्स के प्रारंभिक विकास के 100 वर्षों को मान्यता देता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी परमाणु और प्राथमिक कणों के पैमाने पर मौलिक कणों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। इसमें प्रोसेसर एक साथ 1 और 0 हो सकते हैं, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता था। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पहला सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा है ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र एक या अधिक विषयों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण अधिकार। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य के फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा। पृष्ठभूमि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भरण पोषण का दावा CRPC की धारा 125 के बजाय मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शासित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, संसद ने 1986 के अधिनियम को लागू करते समय CRPC की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर भरण पोषण का दावा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। यह विकल्प मुस्लिम महिला के पास है कि वह CRPC की धारा 125 या 1986 अधिनियम के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन करे। 3 तलाक जैसे अवैध तरीकों से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण के अधिकार हैं। महत्व, समानता, यह निर्णय समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वित्तीय स्वतंत्रता, जिस महिलाओं के पास स्वतंत्र आय का साधन नहीं है उनके लिए यह निर्णय वित्तीय सशक्तिकरण के ख्याल से महत्वपूर्ण है। कानूनी संरक्षण, यह वैवाहिक विच्छेद या परित्याग के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहायता या सहारा प्रदान करता है। गरिमा और कल्याण, यह निर्णय महिलाओं की गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देता है। निर्माण योजना, हाल में ही केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री
द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड CIEL की CSR योजना निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्य बिंदु, इस योजना का उद्देश्य UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या तृतीय लिंग से संबंधित हो। यह योजना प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी विजन के अनुरूप है। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से होती है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL भारत सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट, रुद्रम 1 मिसाइल। रुद्रम, हाल में ही भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। मुख्य विशेषता, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS, GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है ईरान के नए राष्ट्रपति। हाल में ही ईरान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेशकियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को पराजित किया। मुख्य बिंदु, नए राष्ट्रपति ने पश्चिम से संपर्क साधने और इस्लामी गणराज्य पर वर्षों से लगे प्रतिबंध और विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में अनिवार्य हिजाब कानून के क्रियान्वयन को आसान बनाने का वादा किया। हालांकि इस चुनाव का इस्लामी गणराज्य की नीतियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खोमेनी राज्य के शीर्ष मामलों पर सभी निर्णय लेते हैं। महत्व, सामाजिक उदारीकरण। इस जीत से व्यवहारिक विदेश नीति को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रों से वार्ता कर तनाव कम होगा। सामाजिक उदारीकरण और राजनीतिक बहुलवाद की संभावनाएं बेहतर होगी। नेक्स्ट, सरोगेट के लिए मातृत्व अवकाश। हाल में ही केंद्र सरकार ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश अधिनियम 1972 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अधिसूचित संशोधित नियमों के प्रावधान, सरकारी महिला कर्मचारियों को सरोगेसी के माध्यम से बच्चे होने की स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी। कमीशनिंग पिता, सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का इच्छुक पिता को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024 के अनुसार 2 से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माताएं बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती है। महत्व, सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली सरकारी कर्मचारियों को भी वही मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा जो स्वाभाविक रूप से जन्म देने वाली महिलाओं को मिलते हैं। सामाजिक गतिशीलता, कमीशनिंग माता पिता और सरोगेट माताओं को मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करके सरकार परिवार और पितृत्व की होती गतिशीलता को स्वीकार करती है। प्रोजेक्ट नेक्सस, भारतीय रिजर्व बैंक RBI प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों FPS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाना है। RBI ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIES और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN के 4 केंद्रीय बैंकों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए समझौता किया है। आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इससे सीमा पार भुगतान सुचारू हो जाएगा, जिससे लेन देन 60 सेकंड के भीतर पूरा हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म नेटवर्क में अन्य देशों से जुड़ने के लिए नेक्सस को एक ही कनेक्शन प्रदान करके प्रक्रिया को सरल बनाता है। महत्व, प्रोजेक्ट नेक्सस को घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मानकीकरण भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह वैश्विक वित्तीय संकटों और आर्थिक चुनौतियों के लिए समन्वित प्रतिक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह प्रणाली भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए लगभग शून्य लागत प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारत ने जीवों की पहली व्यापक सूची तैयार की। भारत ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है, जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। प्रमुख बिंदु, भारत के जीव जंतुओं की सूची पोर्टल भारत से रिपोर्ट की गई जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण देने वाला पहला व्यापक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में सभी ज्ञात टैक्सा की 121 चेकलिस्ट शामिल है, जिनमें 36 प्रकार की फाइला शामिल है। सूची में स्थैनिक संकटग्रस्त और प्रतिकूल परिस्थितियों वाले प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। महत्व, संरक्षण और सुरक्षा, यह जैविक विविधता में परिवर्तन को ट्रैक करने का एक बुनियादी तरीका स्थापित करता है और प्रजातियों के लिए तत्काल संरक्षण कार्रवाई पर बल प्रदान करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान चेकलिस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान
के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की पूरी सूची प्रदान करता है। नीति और योजना: विस्तृत जानकारी वन्य जीवों की सुरक्षा, आवासों को सुरक्षित करने और समग्र रूप से पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट नियम और कार्यक्रम बनाने में मदद करती है। वैश्विक नेतृत्व और संरक्षण पहल: इससे इस चेकलिस्ट का सफलतापूर्वक निर्माण भारत के जैव विविधता के दस्तावेजीकरण की सफलता को दर्शाता है। भारत अन्य देशों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित करता है। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024। हाल में ही 2 दिवसीय वैश्विक भारत AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में 2000 वैश्विक AI विशेषज्ञ, नीति निर्माता, AI व्यावसायिक, उद्योग या स्टार्टअप और शिक्षाविद शामिल हुए। इस समिति में कम्प्यूट क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के लिए कौशल, स्टार्टअप, फाइनेंसिंग और सुरक्षा AI जैसे क्षेत्रों में AI विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इंडिया AI मिशन के 7 प्रमुख स्तंभ हैं। 12,000 वैश्विक AI विशेषज्ञों और चिकित्सकों तथा 50 देशों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने AI को लोकतांत्रिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने की वकालत की। वैश्विक दक्षिण देशों ने वैश्विक AI मंच पर उन्हें आवाज़ देने और वैश्विक उत्तर के साथ अंतर को पाटने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और उसकी सराहना की। OECD और GPAI ने नई दिल्ली में AI पे एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं वैश्विक भागीदारी, GPAI 29 देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयुक्त गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना है। भारत 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। नेक्स्ट, CBEX 2 मेक इन इंडिया पहल के तहत सोलर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा विकसित CBEX 2 एक अत्याधुनिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन है और यह वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। CBEX 2 मानक नाइट्रोटोलुइन TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है। मुख्य विशेषता: यह विस्फोटक उच्च पिघलने वाला विस्फोटक HMX संरचना का उपयोग करता है, जो वॉरहेड्स, हवाई बम, तोपखाने के गोले और अन्य युद्ध सामग्री की घातकता को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। इसका मूल्यांकन, परीक्षण और प्रमाणन भारतीय नौसेना द्वारा रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत किया गया है। CBEX 2 में 2.01 की TNT तुल्यता है, जो दुनिया भर के अधिकांश पारंपरिक वारहेड्स की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो आमतौर पर 1.25 से 1.30 तक होती है। ब्रह्मोस वारहेड की TNT तुल्यता लगभग 1.50 है। महत्व: सैन्य क्षमता: CBEX 2 हथियारों और गोला बारूद की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे पर्याप्त सैन्य लाभ मिलेगा। रक्षा उद्योग: CBEX 2 की बढ़ी हुई मारक क्षमता और दक्षता से महत्वपूर्ण निर्यात संभावनाएं पैदा हो सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा में सुधार: CMEX 4 जैसे असंवेदनशील हथियारों के विकास से भंडारण, परिवहन और संचालन के दौरान सुरक्षा में सुधार होगा तथा दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। प्रोजेक्ट 76: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियों के डिजाइन एवं विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है। मुख्य बिंदु: प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो देश के पहले स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के डिजाइन और विकास का काम कर रहा है। यह पारंपरिक पनडुब्बी बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना का एक और चरण होगा, जिसके अंतर्गत अरिहंत श्रृंखला की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN का निर्माण किया जा रहा है और परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों SSN के निर्माण के लिए एक अन्य परियोजना पर अभी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत पर्याप्त स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप शामिल होंगे। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती है। परियोजना में लगभग 70 से 80% स्वदेशी सामग्री होगी। यह परियोजना प्रोजेक्ट 75 फ्रांस और प्रोजेक्ट 75I जर्मनी या स्पेनिश की उत्तराधिकारी होगी और उनकी शिक्षा और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध सिंधु कोष श्रेणी की पनडुब्बी का स्थान लेना है तथा 3000 टन की मजबूत श्रेणी की पनडुब्बी को बनाए रखना है। प्रोटोटाइप का निर्माण 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन। SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। SCO शिखर सम्मेलन 2024 नया सदस्य बेलारूस SCO का 10वां सदस्य देश बन गया है। अस्ताना घोषणा: अस्ताना में 24वें SCO शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी दी गई। 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम, 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति, 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया गया। अस्ताना घोषणा के तहत सदस्य देशों ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने तथा एक नई लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में SCO की भूमिका को रेखांकित किया।
2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीति। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मूल 1996 में गठित संघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई और इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य। सचिवालय बीजिंग। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैप्स, आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित। भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता। रणनीतिक साझेदारी। एससीओ की सदस्यता भारत को एक ऐसे मंच में भाग लेने की अनुमति देता है जो मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के दायरे को बढ़ाता है, जिनके 1991 में गठन के बाद से भारत के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध नहीं रहे हैं। आतंकवाद विरोधी। एससीओ के भीतर एक महत्वपूर्ण अस्थायी संरचना क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैक्स है। यह आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की तैयारी में सदस्यों की सहायता करता है। सदस्य राज्यों से आने वाली प्रमुख खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण तथा आतंकवाद गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करना। मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क। एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क और व्यापार बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और एससीओ सदस्य देशों के साथ भारत की भागीदारी से ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने तथा ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है। संबंधों में सामंजस्य। एससीओ में भारत की उपस्थिति उसे चीन और रूस जैसे प्रमुख सदस्यों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी परियोजनाएं एससीओ ढांचे के भीतर बढ़े हुए सहयोग से लाभान्वित हो सकती है। प्रासंगिकता। वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक जीडीपी का 30%। अब नेक्स्ट है, क्या शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाया जाना चाहिए? नीट यूजी परीक्षा ग्रेस मार्क्स दिए जाने, पेपर लीक होने का आरोप और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवाद में घिरी हुई है। इसके बाद से ही कुछ आलोचकों द्वारा शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाने की वकालत की गई है। पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय राजनीति में पहली बार संघीय ढांचे का निर्माण किया। शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु है, उसे प्रांतीय सूची में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा और शक्तियों के वितरण के तहत शिक्षा को राज्य सूची का हिस्सा बना दिया गया। हालांकि आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन के लिए सिफारिश हेतु स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों में से यह एक भी थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि इस विषय पर अखिल भारतीय नीतियां विकसित की जा सके। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करके लागू किया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल करने के पक्ष में तर्क। पहला, एक समान शिक्षा नीति। अखिल भारतीय स्तर पर एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाना। दूसरा, शिक्षा में सुधार। मानकों में सुधार तथा केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल शामिल है। तीसरा, भ्रष्टाचार। समवर्ती सूची में शिक्षा को रखने के लिए राज्यों में पर्याप्त भ्रष्टाचार के साथ साथ व्यावसायिकता के अभाव का मुद्दा भी शामिल है। राज्य सूची में शामिल करने के पक्ष में तर्क। अव्यावहारिक। देश की विशाल विविधता को देखते हुए सबके लिए एक समान शिक्षा वाला दृष्टिकोण न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय है। दूसरा, शिक्षा पर बजट। 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार देश में शिक्षा विभागों द्वारा कुल राजस्व व्यय 76.25 लाख करोड़ 22-21 अनुमानित है, जिसमें 15% केंद्र द्वारा खर्च किया जाता है जबकि 85% राज्यों द्वारा खर्च किया जाता है। वर्तमान परीक्षा पत्रों का लीक होना। नीट और एनटीए से जुड़े हालिया मुद्दों ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्रीकरण से शिक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, 3 नए आपराधिक कानून। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA प्रभावी हो जाएंगे, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। मुख्य बिंदु, भारतीय न्याय संहिता BNS 163 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेगा। इसमें 511 के स्थान पर 358 खंड होंगे, जिसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है तथा 19 धाराएं निरस्त की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा, जिसमें 531 धाराएं हैं। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने लगाने की शक्ति बढ़ी है। अपराध से अर्जित आय को जब्त और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 3 से 7 साल से कम सजा पाने वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर अपराध की जांच DSP स्तर के अधिकारी करेंगे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह इसे लाया गया। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता होगी। प्रमुख बदलाव, नाबालिग से दुष्कर्म पर सजा का प्रावधान। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म को पॉक्सो के साथ सुसंगत किया गया है। आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान। सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान। पुलिस स्टेशन में जाने से छूट, महिला और 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो गंभीर रोग से ग्रसित है, दिव्यांग है, उसे पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिलेगी। उसे पुलिस की मदद घर पर ही मिलेगी। आतंकवाद, देश की एकता को क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसमें पेरोल मुहैया नहीं करवाया जाएगा। मॉब लीचिंग में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। 0 FIR, पीड़ित अब किसी भी पुलिस थाने में जाकर 0 FIR दर्ज करा सकता है। शिकायत को 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने में स्थानांतरित करना होगा। हिरासत अवधि, BNSS के तहत हिरासत अवधि 15 दिन से लेकर 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती हैं। समस्याएं, पुलिस को अधिक सशक्त बनाना। कुछ नए प्रावधान, विशेषकर पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधान पुलिस को अत्यधिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे नागरिकों को नुकसान होगा। कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, नए कानूनों के लिए अंग्रेजी नाम न होना तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में देरी। भ्रम की स्थिति, वर्तमान विशेष आतंकवाद रोधी कानून के अतिरिक्त साधारण दंड विधि में आतंकवाद को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। व्यापक चर्चा की कमी, इस कानून पर विधानमंडल में पूरी तरह से बहस नहीं हुई। भले ही संसद की एक अस्थायी समिति ने मसौदे पर विचार किया और कुछ बदलावों की सिफारिश की, किंतु नागरिक समाज के साथ व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई। अब है राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको भी देख लेते हैं। जून 2024 में DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का परीक्षण किया गया। हाल में ही विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष अजय बंगा। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की विवाहिता, अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जुलाई 2024 में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत द्वारा किया जाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग ने हाल में ही संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। 112 आकांक्षी जिले तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट नक्सस में शामिल हो गया है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया में सबसे पुराना घोंसला है। हाल में ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। हाल में ही भारत द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार किया गया। भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। जुलाई 2024 में नई दिल्ली भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए चेयरमैन होंगे। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस के सहायता से बनाया जा रहा है। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वरस्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। स्वरस्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। और साइमन मॉक को भारत के पहले यूनिवर्सल AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। हाल में ही पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुजरात CMO को ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। हाल में ही उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट मथुरा को GI टैग प्रदान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। विषय सम्मान, वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान सदस्य 10। हाल में ही
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है। यह वाहन पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों पर चल सकता है। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल में ही नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन CPMA द्वारा आयोजित किया गया था। जुलाई 2024 में न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी के अध्यक्ष तथा प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन MBDA का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 35 वन विभागों का चयन किया गया है। जुलाई 2024 में DRDO और लार्सन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। जोरावर टैंक को विशेषतः हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। जोरावर टैंक को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन स्थापना 1 जनवरी 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष समीर V कामत। विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई है। परी परियोजना PARI का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। जुलाई 2024 में पूरी ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के विशाल तथा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई है। हाल में ही भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची है। इस अभ्यास का आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हाल में ही मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान वैश्विक स्तर पर के साथ भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया है। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 देशों का विश्लेषण किया गया है। शीर्ष 3 महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख। हाल में ही भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क को टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल में ही भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के और टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। और हाल में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर 71 है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केरल और उत्तराखंड, बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। हाल में ही पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। हाल में ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर के साथ X पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। हाल में ही एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया। हाल में ही रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा संज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून के बारे में गहन जानकारी मिलेगी। हाल में ही असम की पहली गवाही सुरक्षा योजना का प्रारंभ की गई। गौरतलब है कि केंद्र की गवाह सूचना योजना 2018 को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों में मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक CSR योजना है, जिसमें
यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले युवाओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अर्हता पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, थर्ड जेंडर से संबंधित CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक का निवासी। जुलाई 2024 में वायु सेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया। जुलाई 2024 में 3 से 16 जुलाई के मध्य भारत तथा मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। जुलाई 2024 में मेघालय में बेहदी नखलम महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव मानसून में फसलों की बुआई के बाद मनाया जाता है। हाल में झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब तथा ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। अब है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जुलाई 2024 उत्तर कोरिया ने हवाई सोंगफो 11 DA 4.5 नामक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोची केरल में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्री पेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया। हाल में ही भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई। पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100 पूर्ण सदस्य बन गया है। मुख्यालय ISA गुरुग्राम। अध्यक्ष डॉक्टर अजय माथुर। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 11,69,746 डॉलर प्रदान किए। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी @UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। भारतीय मूल के अमेरिकी अश्विन रामास्वामी पहले जेन जेड उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला 48 में राज्य सीनेट के लिए दौर में है। ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल केंजा लेइली दुनिया की प्रथम मिस AI बन गई है। इस प्रतियोगिता में भारत की AI मॉडल जारा सतावरी ने भी भाग लिया। हाल में ही चीन के फ्यूडन यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित दुनिया की पहली भावनात्मक रोबोट गंगवा नंबर 1 पेश किया गया। 15 जुलाई 2024 को KP शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हाल में ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है, जो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। 78 वर्षीय ट्रंप वर्तमान में स्वस्थ हैं। जुलाई 2024 में बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हराकर 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। हाल में ही पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर 6.88 फीट की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा महुचिक का संबंध यूक्रेन से है। हाल में ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में चीन 38,210 पेटेंट, अमेरिका 6,276, कोरिया गणराज्य 4,155, भारत 2014 से 23 तक 1,350 पेटेंट के साथ जनरेटिव AI नवाचारों में 5वें स्थान पर है। हाल में ही डेनमार्क वर्ष 2030 से गाय, भैंरों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर प्रशोधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। रिमपैक 2024 का विषय भागीदार, एकीकृत और तैयार
पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। हाल में ही शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप मार्कस द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। हाल में ही डिक सूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड के टॉक प्रांत में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किया गया। यह मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है। हाल में ही जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 डाइची 4 लॉन्च किया गया। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल का अनावरण किया गया। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। हाल में ही जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक ये युक्त नए बैंक नोट येन जारी किए गए हैं। जुलाई 2024 में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर द्वारा किया गया। इस बैठक में बेलारूस को एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एससीओ की स्थापना जून 2001 में, मुख्यालय बीजिंग, चाइना। नेक्स्ट है बिहार राज्य विशेष। हाल में ही बिहार सरकार द्वारा आरक्षण कानून में संशोधन करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। जुलाई 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की गई। JNU को 2024 में देश का सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। रैंकिंग के अनुसार देश के शीर्ष 10 यूनिवर्सिटी में बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा 981.96 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी बाइक चोरी मामले में गया जिला स्थित राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की गई। हाल में ही बिहार के बांका की मूल निवासी मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा के रूप में चयनित हुई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की SI भर्ती परीक्षा की अंतिम परिणाम में मानवी मधु कश्यप के अलावा 2 अन्य ट्रांसमैन भी चयन हुआ है। 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिला का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई 1994 को मुंगेर जिला से अलग होकर लखीसराय जिले के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2024 में ब्रिटेन में आयोजित पुलिस में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण लेबर पार्टी की ओर से सांसद बन गए हैं। कनिष्क नारायण का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2023 भी जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार 57 अंकों के साथ देश में सबसे निचले स्थान पर है। हाल में ही बिहार के भोजपुर जिले से संबंध रखने वाली अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया है। विविध समसामयिकी प्रमुख दिवस तथा थीम। 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जिसका थीम है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। फिर 1 जुलाई को ही GST दिवस। 1 जुलाई को पुद्दुचेरी का स्थापना दिवस और 1 जुलाई को ही डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष 2015 में जिसकी शुरुआत थी। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 248वां। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, जिसका थीम है एक विश्व एक स्वास्थ्य, जूनोज को रोकें। 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, थीम किस्वाहिली शिक्षा और संस्कृति की शांति। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, जिसका थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। नियुक्ति। 18वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में राजग उम्मीदवार ओम बिरला चुने गए। विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के अध्यक्ष के रूप में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल, नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। लेबर पार्टी की शानदार जीत के बाद कीर स्टारमर UK के नए प्रधानमंत्री बने। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। थल सेना के 30वें प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक। हाल में ही एक विमान दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान के सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेशकियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक TR शर्मा, नए राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार
टी.वी. रामचंद्रन, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना, झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर B.N. गंगाधर। हाल में ही भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार निकुंज कुमार श्रीवास्तव। हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्षय रोग अर्थात टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस एक बैक्टीरियल रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। हाल में ही पंजाब तथा हरियाणा के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गुरमीत सिंह संघावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निर्देशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। LIC की स्थापना 1956, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। हाल में ही भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय निशानेबाज 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व मैरी कॉम को यह जिम्मेदारी दी गई थी, पर उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से इनकार के बाद गगन नारंग को नया सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। साथ ही भारतीय शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु तथा टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। हाल में ही श्री सत्यनारायण गोयल को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। IEX की स्थापना 2008, मुख्यालय नई दिल्ली। जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति आलिया नीलम को पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में जेनी कैरिगन को कनाडा की प्रथम महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया। जेनी कैरिगन वर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल वेन आइट का स्थान लिया। हाल में ही मैक्सिको के वित्त सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिर्देशक के रूप में कार्यरत एलिसा डी आंद्रा माट्रोजो को वित्तीय कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और माट्रोजो वर्तमान अध्यक्ष T राजा कुमार का स्थान लेंगी। FATF की स्थापना जुलाई 1989 और FATF के सदस्य 40 हैं, 38 क्षेत्राधिकार प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अब खेल। जून 2024 में भारत ने 2024 का T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। यह 13 साल के बाद ICC विश्व कप में उनका पहला खिताब है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत को नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत है। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीता। ज्योति आराजे ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। महिला भाला फेंक खिलाड़ी आभा खटुआ ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन USA और वेस्ट इंडीज। फाइनल किंगस्टन ओवल, बारबाडोस। विजेता भारत, दूसरी बार T20 विश्व कप खिताब। कप्तान रोहित शर्मा। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, कप्तान एडम मार्क्रम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। सबसे आगे इकोनॉमिक रेट 4.17। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन, अफगानिस्तान। सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी, अफगानिस्तान। और अर्शदीप सिंह, भारत, 17 विकेट। सर्वाधिक कैच एडम मार्क्रम, 8 कैच, दक्षिण अफ्रीका। इस बार टूर्नामेंट में कोई शतक नहीं लगा। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर निकोलस पूरन, 98 रन, वेस्ट इंडीज। भारत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार ICC पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाला तीसरा देश बना। T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी विराट कोहली, भारत, 125 मैच, 4188 रन और 4 विकेट। वर्तमान में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा, भारत, 159 मैच, 4231 रन और 1 विकेट। वर्तमान में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, भारत, 74 मैच में 515 रन और 54 विकेट। डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया, 110 मैच, 3277 रन। ट्रेट बोल्ट, न्यूजीलैंड, 55 मैच, 1637 रन, 74 विकेट। डेविस विसे, नामीबिया, 40 मैच, 624 रन और 59 विकेट। ब्रायन मसाबा, युगांडा, 63 मैच, 439 रन और 24 विकेट। साइब बॉन्ड एंजल ब्रेजट,
नीदरलैंड 12 मैच 280 रन और 5 विकेट। हाल में ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। गौरतलब है कि 9वें ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पद त्याग के बाद यह स्थान रिक्त हो गया था। हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिस्कोवा द्वारा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष तथा महिला एकल खिताब जीत लिया गया है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर तथा बारबरा क्रेजिस्कोवा ने इटली की जैस्मिन पॉलिनी को हराकर यह खिताब हासिल किया है। विंबलडन चैंपियनशिप विश्व का सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है जो टर्फ या क्ले कोर्ट के बाद ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यह लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है जो प्रत्येक वर्ष लंदन के विंबलडन शहर में आयोजित होता है। हाल में ही इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पुस्तक एवं उसके लेखक वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस S नागेश कुमार की बुक, मेरे पापा परमवीर रामचंद्रन श्रीनिवासन कुमार अब्दुल हामिद के जीवन पर पुस्तक, भारत का मुसलमान कैप्टन मकसूद गाजीपुरी, महानेता श्री M वेंकैया का जीवन और उनके जीवन यात्रा, संजय किशोर तेलुगु भाषा में, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री M वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, डॉक्टर IV सुब्बाराव, मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। चर्चा में माउंट एटना और स्ट्राम्बोली इटली, लोम्बोक क्षेत्र पेरू 4000 वर्ष पुराना एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगा है। धामुपुर गांव गाजीपुर 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद का पैतृक गांव। हाल में ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, करथुम्बीद छत्र अम्ब्रेला अरापट्टी पलकर केरल की चर्चा की गई। हाल में ही ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब में आयोजित एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में जोहर मलेशिया में आयोजित एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने पुरुष युगल तथा मिश्रित युगल दोनों खिताब जीता है। अभय सिंह ने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ पुरुष युगल तथा ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिश्रित युगल का खिताब जीता है। पुरस्कार सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और इवान हेंग को प्रतिष्ठित नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार से नवाजा गया है। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया। भारतीय जहाज निर्माण कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड GRASE ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 जीता। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन डॉक्टर उषा ठाकुर। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उनकी नवीन कृषि तथा ग्रामीण पहल के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल में ही HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिए जाने वाले इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत वर्ष 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से की गई थी। जुलाई 2024 में त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। रूस द्वारा वर्ष 2019 में इस सम्मान की घोषणा की गई थी। हाल में ही प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को विशंभरा डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री केट विंसलेट को हाल में ही म्यूनिख फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। हाल में ही संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता। तो ये रहा हमारा पूरा करंट अफेयर्स एडिटोरियल। देखने के लिए थैंक यू।